हमने हमेशा से सुना है कि जीने के लिए 3 बेसिक ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। पर क्या वाक़ई में यही 3 चीज़ काफ़ी है जीवन जीने के लिए, या हमें और भी कई चीज़ें चाहिए होती हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। जब आप आर्टिकल 21 पढ़िएगा, उससे पहले आपको कुछ सवाल अपने आप से करने होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड है, तो क्या फिर अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपका फ़ोन कोई टैप कर रहा है, तो ये फ़ोन टैपिंग रोकना और आपकी प्राइवेसी में दखल देना, ये आपका अधिकार है? कोई भी आपकी प्राइवेसी में दखल दे दे? या फिर आप किस वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर के हैं और आप किसी से प्यार करते हैं और उस इंटरकास्ट है और आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं और कोई आपको ज़बरदस्ती रोक रहा है, तो ये आपके जो स्वतंत्रता है इसमें इंटरफेरेंस हुआ या नहीं? आप विदेश घूमना चाहते हैं, आपका लेकिन पासपोर्ट नहीं बनाया जा रहा है। कोई महिला है, कोई लेडी है जो कि अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसके हस्बैंड के साथ उसको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। जो हमारे आज के नौजवान हैं, जो युवक हैं, वो चाहते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिले, लेकिन क्या होता है वहाँ पर भी भेदभाव हो जाता है। कुछ लोगों को मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता है। क्या ये जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है? हमारे लिए जॉब ज़रूरी नहीं है? कुछ लोग हैं जिनको न्यूट्रिशंस और अच्छा खाना खाना है, कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है अच्छा खाना, अच्छे न्यूट्रिशंस। क्या ये ज़रूरी नहीं है? कोविड टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल गई, मेडिकल सुविधाएं मिल गई, हॉस्पिटल में एडमिट वो लोग हो गए और बहुत लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, पहुंच भी पाए तो एडमिट नहीं हो पाए, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी भेदभाव हुआ। इसके बाद एजुकेशन में भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिल जाता है और कुछ बच्चों को बाल श्रम के कारण एजुकेशन ही नहीं मिल पाता है। तो क्या शिक्षा पाना उनका अधिकार नहीं है? हम गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, हमारा इन्वायरमेंट जो है पटाखों के कारण बहुत प्रदूषित हो रहा है, तो क्या एक अच्छे साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहना हमारा अधिकार नहीं है? बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत सारी कानूनन तरीके से गलतियां होती हैं, लेकिन उनके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है, तो क्या उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देना उनका अधिकार नहीं है? बहुत महिलाएं होती हैं जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लड़के की चाह में गर्भ धारण करवा के उनसे बच्चा पैदा करवाया जाता है, ये क्या उनका अधिकार नहीं है? अब ऐसे ना अधिकारों की बड़ी सारी लिस्ट है, ये अधिकार नहीं है बल्कि ये स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता हमें चाहिए होती है, नागरिक के तौर पे और व्यक्ति के तौर पे। चाहे हम भारत के नागरिक हो, चाहे एक व्यक्ति के तौर पे भी देखें, कुछ हमारा जो है राइट है जो स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जो हमें चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो अनुच्छेद 21 है ना, आर्टिकल 21, ये हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अब जब आर्टिकल 21 को आप पढ़िएगा तो ये 1.5 लाइन में ख़त्म हो जाएगा और आपको लगेगा बस इतना ही तो पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता को अलग से डिफाइन करेंगे, प्राण को अलग से डिफाइन करेंगे। तो प्राण और दैहिक स्वाधीनता, ये 2 कीवर्ड है, से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक आप नहीं समझिएगा आर्टिकल 21 को डीपली नहीं समझ पाइएगा। अब आर्टिकल 21 जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 50 पेज पढ़ना होता है। तो मैंने कोशिश की है कि इस 50 पेज को आपको 15 मिनट में कंपाइल करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि आप प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे, चाहे प्री एग्ज़ाम दें, चाहे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम दें, चाहे मेंस का एग्ज़ाम दें, आप आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले आर्टिकल 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण देता है, सेफ करता है। कैसे देता है? तो कोई भी जो विधि या विधिक प्रक्रिया है, यदि वो अनुमति देती है तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। जब तक कानून अनुमति नहीं देगी, किसी पे इस तरह की उसकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। ये ऐड इसलिए किया गया, विधि द्वारा स्थापित वाला टर्म इसलिए ऐड किया गया, क्योंकि हमारा जो समय है वो समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये पता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को कि हाँ, एक जैसा समय हमेशा नहीं रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता रहेगा, समय में बदलाव होता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। इसीलिए ये वर्ड ऐड किया गया कि विधि द्वारा या विधिक प्रक्रिया द्वारा। तो विधि जो है उस समय जो डिसाइड करेगी, उस समय के हिसाब से, उसी हिसाब से उनकी स्वतंत्रता पर क्या होगा, बंधन लगाया जाएगा, वरना कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। अब इसका मतलब है कि ये जो संरक्षण है ये कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं है। यानी विधानमंडल कोई भी कानून पारित करके किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार
अधिकार से वंचित कर सकता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिखा गया व्यक्ति, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि व्यक्ति वर्ड लिखा गया, ना कि नागरिक वर्ड लिखा गया। यानी कि जब व्यक्ति लिखा गया तो व्यक्ति में विदेशी भी आते हैं, नागरिक होगा तो सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, लेकिन व्यक्ति के तौर पे किसी विदेशी को भी जो हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, उनको भी ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिनका हनन नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उनको भी दिया गया है। तो व्यक्ति और नागरिक का अंतर आप समझ गए, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी था। अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अभिव्यक्ति जापानी संविधान के आर्टिकल 31 से ली गई, और जापान में इसकी व्याख्या की गई है कि राज्य जो है कानून बना के स्थापित करके इस प्रक्रिया को करेगी। अब दूसरा वर्ड आता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है कि भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी दी गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिन्हें उचित प्रक्रिया द्वारा स्थापित विधि से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब क्या है? तो प्राण का मतलब होता है हमारी लाइफ, हमारा जीवन। तो उसमें क्या होता है, आपका जीवन से जुड़ा आपका रेपुटेशन भी है, आपकी लाइवलीहुड भी है, दोनों ही चीज़ इंक्लूड है। तो इसमें एक केस है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाम दिलीप कुमार का वाद है, जिसमें वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा मुक्त कर दिया जाता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। अगर उसको जॉब से निकाल दिया जाता, सेवा मुक्त कर दिया जाता, तो ये उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। उधर ओल्गा तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नामक वाद में मुंबई नगर की सड़क की पटरियों के जो मलिन बस्ती होती है, गंदी बस्ती होती है, वहाँ पर लोग रह रहे थे, और ये लोग आधी शताब्दी से पटरी पर रह रहे थे। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर उनको वहां से हटाया जाएगा तो वो उनके जीविका का अधिकार से क्या होगा, छीनना होगा। उनको जीवन जीने का, अच्छे से रहने का अधिकार है, लाइवलीहुड होने का अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि उनको जब वहाँ से हटाया जाए तो पहले वहाँ उनके लिए रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, तभी उनको वहाँ से हटाया जाए। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला टर्म चलते हैं पर्सनल लिबर्टी, यानी दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो इसका मतलब होता है किसी की पर्सनल स्वतंत्रता, जो निजी स्वतंत्रता होती है, उसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। किसी को बंदीकरण या निरोध या कारावास विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको शुरू की लिस्ट बताई ना, वो भी आता है। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर सबको इतनी दैहिक स्वतंत्रता दे दी जाएगी, इतनी प्राइवेसी दे दी जाएगी कि उनकी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर ना करें, तो इस अधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए क्या है, उन अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए उस पर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ऐड किया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन इसको रखा गया है। अब इसमें AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान के सम्यक विधिक प्रक्रिया का ही एक पर्यायवाची है। तो इसमें इस प्रक्रिया से मतलब है कि जो विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति के द्वारा किसी वैध विधि द्वारा स्थापित करता है, और आर्टिकल 21 में विधि का अर्थ है राज्य द्वारा बनाई गई कानून से, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से नहीं है। भारत अपना कानून खुद बनाती है, राज्य अपना खुद बनाता है। इसमें केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है। एक नया जो इसमें पार्ट ऐड हो गया, इसमें दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली को बहुत ही व्यापक रूप से को बताया गया कि इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से अधिकार दिए गए जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन होता है। और उच्चतम न्यायालय में पहली बार ये कहा गया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया जो न्यायपूर्ण हो, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। JF&R, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब यदि कोई किसी अधिकार, किसी मूल अधिकार के प्रयोग के लिए जरूरत है, वो भी मूल अधिकार होगा, भले उसका उल्लेख संविधान में ना किया गया हो। तो इस प्रकार मेनका गांधी के मामले के A गोपालन के निर्णय को पूर्णतः खारिज कर अनुच्छेद 21 के लिए नया आयाम खोजने का कार्य किया गया। अब हम चलते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत हमें फंडामेंटल राइट्स क्या क्या मिले हुए। तो सबसे पहला मिला है शिक्षा पाने का मूल अधिकार, जो कि 2001 में 86वें संशोधन द्वारा 21 क में जोड़ा गया, और जिसमें कहा गया कि राज्य का ये काम है कि ऐसी विधि बना के निर्धारित करे कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, मतलब कंपलसरी किया जाए उनके लिए एजुकेशन। हमारे देश में कहा गया कि जो एक अशिक्षित होता है ना, वो एक जानवर की तरह होता है, और हमें जीवन जीने का अधिकार है इंसान की तरह, मनुष्य की तरह, ना कि जानवरों की तरह। इसलिए बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स, और इसको रखा गया DPSP में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का केस है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये नागरिक का मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और दूसरी तरफ उन्नी कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में भी ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी, यानी एकांतता का सिद्धांत। आपकी प्राइवेसी में कोई दखल दे सकता है या नहीं दे सकता है। जैसा कि मैंने कहा, आपका फ़ोन टैप करना आपकी प्राइवेसी है।
आपने किससे क्या बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी बिना लीगल उसके दखल नहीं दे सकता है। इसमें गोविंद बनाम मध्य प्रदेश में केस है, जो कि अनुच्छेद 21 के अधीन राइट ऑफ प्राइवेसी शामिल किया गया और कहा गया कि इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है अगर कुछ भी ऐसा होता है जिससे कि लगता है कि किसी और के अधिकार का हनन हो रहा है। अब महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक केस था जिसमें एक व्यक्ति है जो कि एक महिला के पास जाता है, बन्नूबाई नाम के घर पे, और उसके साथ संभोग करने की कोशिश करता है और वो महिला जो है वो मना कर देती है। बाद में ये जो व्यक्ति है इसने उस महिला के खिलाफ केस किया कि ये तो ऑलरेडी चरित्रहीन महिला है, तो फिर इसको मना ही नहीं करना चाहिए था। पर न्यायालय इस बात को नहीं सुनती और न्यायालय कहती है कि ये जो महिला है उसके प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, उससे ज़बरदस्ती संभोग नहीं किया जा सकता है, चाहे वो चरित्रहीन हो, वैश्या हो या जो भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत। उसके बाद एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले को पलट दिया कि किसी एड्स के रोगी को भी शादी करने का अधिकार है और जिससे वो शादी कर रहा है उसको बताया जाना, मतलब इन्फॉर्मेशन को छुपा करके नहीं, इन्फॉर्मेशन को बता करके उसको शादी करने का अधिकार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़ोन टेप करना जो है वो हमारे प्राइवेसी का उसमें इंटरफेयर करना। इसमें पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने कहा कि प्राइवेसी का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल है और टेलीफोन टेप करना व्यक्ति की प्राइवेसी के अधिकार में सीधा इंटरफेयर करना है। इसीलिए राज्य ये तभी कर सकता है जब उसको लगता है कि जिसके फ़ोन टैप कर रहा है वो किसी भी तरह का सोशल या पॉलिटिकल या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसका फ़ोन टैप किया जा सकता है। इसके बाद है विदेश भ्रमण का अधिकार, राइट ऑफ ट्रैवल अबॉर्ड, कि सबको ना विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसके लिए उसको पासपोर्ट मिला हुआ है। पर सरकार द्वारा अपना पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया गया। सरकार ने आदेश को चुनौती दी है और कहा कि मूल अधिकार उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है और पासपोर्ट एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसे प्राप्त करने का किसी को संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए एकदम आवश्यक शर्त है और इसे पासपोर्ट देने से इनकार करना विदेश यात्रा से रोकना है। इसीलिए पासपोर्ट लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पासपोर्ट जो दे रहा है वो बिना किसी कारण के आपके पासपोर्ट को रोक नहीं सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन हुआ कि जो आधार नंबर है उसको बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से जोड़ने का जो क्लॉज लाया गया, क्या ये हमारे प्राइवेसी के अधिकार को इंटरफेयर करता है? तो इसमें वो स्वैच्छिक रूप से जोड़ने के लिए आपको ये दिया गया, इसमें संशोधन भी किया गया, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और लोगों ने अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ा क्योंकि ये उनके निजता के अधिकार के खिलाफ नहीं माना गया। फिर आता है मेडिकल फैसिलिटीज़ पाने का अधिकार है। तो हाँ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद में कहा गया कि राज्य के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये मजबूरी है, ये बाध्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उसके राज्य में रह रहे हैं उनकी जीवन की रक्षा करे, चाहे वो दोषी हो चाहे दोषी ना हो, मतलब अपराधी भी होगा तो भी उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना उसका अधिकार है और प्रत्येक रोगी को तुरंत चिकित्सा मिलना चाहिए। ये हम केस देख सकते हैं जब कोविड-19 आया था, उस समय बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जब सभी को मेडिकल फैसिलिटीज़ इक्वली नहीं मिल पा रही थी और उस दौरान ऑक्सीजन की नीड हो या दवाइयों की नीड हो, तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशन आ गया था जब आर्टिकल 21 का जो हो गया था उल्लंघन हो गया था। क्योंकि क्या है, ज़िंदगी जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया, 21 सबके लिए इक्वल है, लेकिन उस समय सिचुएशन इक्वल नहीं थी। फिर आता है कि निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, जिसके लिए PIL ऐड किया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता मिले। तो ओवरऑल क्या है ये आर्टिकल 21 जो हमें प्राण और दैविक स्वतंत्रता देता है? आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारी बेसिक नीड से ज़्यादा बहुत सारी स्वतंत्रता है जो हमें डेली लाइफ के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे लिए जॉब हो, चाहे हमें कहीं घूमना फिरना, चाहे हमें किसी के साथ रहना या नहीं रहना, ये डिसीजन लेना, ये सब हमारी प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। अब आपको इसमें कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। आप किसी भी तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या LLB कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर ढेर सारी प्री मेंस इंटरव्यू की वीडियोज़ मिल जाएंगी, गाइडलाइंस मिल जाएंगे, आप उसको जा करके देखिए और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करिए। मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि 2 से 3 किताबों को कलेक्ट करके बैक ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको बहुत ही कम समय में आपका एक लेआउट तैयार करवा सकूं।